सो वेलकम बैक गाइज। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BRL 001 का फोर्थ चैप्टर सोर्सिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। सो इंट्रोडक्शन के साथ हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली मर्चेंडाइजिंग होता क्या है? मर्चेंडाइजिंग एक प्रोसेस है थ्रू विच हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जब हम सोर्स करते हैं और अपने दुकान पर ला के रखते हैं, उसको पैकेज करते हैं, उसको प्रॉपरली शेल्फ स्पेस देते हैं, इसको हम मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे मर्चेंडाइजिंग जो है वो कस्टमर को मोटिवेट करता है, अर्ज करता है कि वो प्रोडक्ट्स को खरीदे। जब आप अच्छी तरीके से मर्चेंडाइजिंग करेंगे प्रोडक्ट की तो वो मोटिवेट करेगा कस्टमर्स को। नेक्स्ट आता है कि कोर ऑफ रिटेलिंग, कि जो ये है कोर ऑफ रिटेलिंग माना जाता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी मर्चेंडाइजिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इज़ कि प्लानिंग इसके लिए ज़रूरी होती है, प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है इसके लिए क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जब प्रोडक्ट को हमको बेचना है तो उसको ख़रीदना कहाँ से है वो हमको प्लान करना पड़ता है, किस तरीके से हमको शेल्फ स्पेस देना है वो हम चीज़ को डिसाइड करते हैं। ओके। सो अब नेक्स्ट आ जाता है सोर्सिंग। अब सोर्सिंग क्या होता है? सोर्सिंग ये होता है कि हम किस तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं सप्लायर्स के साथ। हमको क्वांटिटी परचेज़ करनी है, कितनी क्वांटिटी परचेज़ करनी है, और फिर उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो हम सप्लायर के साथ उस चीज़ के लिए नेगोशिएट करते हैं कि आप कम प्राइस में दे दो, ताकि इससे होगा क्या कि अगर हम कम प्राइसेस में अगर मर्चेंडाइज को अपने स्टोर पर लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो सोर्सिंग के अंदर अब कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? तो सोर्सिंग के अंदर जो प्रोसेस आता है वो सबसे पहला है डिटरमाइनिंग द कैटेगरीज। तो डिटरमाइनिंग द कैटेगरीज का मतलब ये होता है कि कैटेगरीज आपको डिटरमाइन करनी कि किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको लेकर आने हैं अपने स्टोर में। ठीक है। कौन कौन सी वैरायटी आपको चाहिए, किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं यूज़ ऑफ इंटरनेट। अब आज के टाइम पे इंटरनेट का यूज़ सब कोई करता है। ठीक है। तो इंटरनेट का यूज़ हम कर सकते हैं डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कि किस तरीके का डिमांड है। सर्वेज़ के थ्रू ये हेल्प आउट कर सकते हैं कि काफ़ी सारे सर्वेज इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके थ्रू हमको पता चल सकता है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और किसकी कम है। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाइंग द वेंडर्स, कि हमको वेंडर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेंडर्स हैं हमारे पास। बहुत सारे वेंडर्स हैं तो आपको बेस्ट वेंडर अपने लिए सिलेक्ट करना है जो कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देता हो और वेंडर आपके पास में हो, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पड़ जाए। ठीक है। कुछ स्टोर्स जैसे ये बिग बाज़ार का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, तो बिग बाज़ार क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेकर आते हैं। अब क्योंकि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेकर आता है तो एक कमीशन जो है वो जो बीच में कमीशन लोग लेते हैं मॉडरेटर्स, उनका सब कुछ काट देता है। तो उस वजह से वो प्राइसेस में डिस्काउंट प्राइस दे पाता है कस्टमर्स को, अल्टीमेट फ़ायदा कस्टमर्स को दे पाता है और अपना प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ा पाता है। सो अब नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग द ग्लोबल सोर्सिंग डिज़ाइन डिसीजन। अब ग्लोबल सोर्सिंग का मतलब क्या होता है? ग्लोबल सोर्सिंग से मतलब होता है, ग्लोबल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में आप एक्सपोर्ट करना इम्पोर्ट करना, ये चीज़ आ गई। ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है? तो सबसे पहली चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी पड़ती है वो तो कंट्री ऑफ ओरिजिन, की कहाँ से वो बिलोंग करता है वो प्रोडक्ट। जैसे अभी बीच में हुआ था कि सब बॉयकॉट करने लगे थे चाइना का। अब चाइना का बॉयकॉट करने लगे तो उसका इंडिया में रेपुटेशन जो है वो डाउन हो गया। तो क्योंकि अब उसका रेपुटेशन डाउन है, उसके प्रोडक्ट्स कोई खरीदेगा नहीं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि ओके, अभी इसका रेपुटेशन डाउन है तो हम इसके प्रोडक्ट्स अभी ना खरीदें, क्योंकि अभी कोई खरीदेगा नहीं उसको। ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी जो होती है ना वो अप होती रहती है कभी कभी कभी, और कभी कभी डाउन होती रहती है। अब अप डाउन के थ्रू क्या होता है ना कि आप अगर डाउन जब रहेगा करेंसी, किसी फॉरेन करेंसी का वैल्यू अगर डाउन है तो आप अगर तब उसकी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। अगर किसी प्रोडक्ट अगर वहीं पर अगर फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर प्राइस अप हो जाते हैं तो उसकी वजह से होगा क्या, अगर आप तब प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो फिर आपको लॉस है, क्योंकि आप ज़्यादा दाम पे उसको खरीद रहे हैं तो उसको फिर बेचेंगे कितना और आपको मार्जिन उसमें कितना मिलेगा। ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज टैक्सेस। आपको टैक्सेस कितने लग रहे हैं, आपको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं टैक्सेस के खिलाफ, जैसे टैक्सेस में आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं, कस्टम्स हो गए एंड क्लियरेंसेस, और भी तरीके की चीज़ें होते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉम्पेरेटिव इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ सप्लायर सोर्स। इसमें क्या है कि सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ मर्चेंडाइज। तो पहले तो टॉपिक का मतलब ही समझ लेते हैं। ठीक है। कि कॉम्पेरेटिव इवैल्यूएशंस एंड सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर, कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करना है, कहाँ से ख़रीदना है। आप बेस्ट सप्लायर चूज़ करेंगे जो कि आपको कम प्राइस पे प्रोडक्ट को देगा, अच्छी क्वालिटी देगा और एश्योर करेगा कि कोई डैमेज प्रोडक्ट आपको ना मिले करके। सो सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन ऑफ मर्चेंडाइज। अब सबसे पहले होता ये है कि आपको मर्चेंडाइज मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप जो बेचने वाले हैं
वो सिलेक्ट करना रहता है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बेसिकली बेचने वाला हूँ, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि मेरे को इस स्टोर में जाना है, वहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आता है कि प्राइस एग्जीक्यूशन। अब प्राइस एग्जीक्यूशंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे आप जब किसी सप्लायर के पास जाओगे तो अगर आप उसके पास हमेशा से परचेज़ करते रहोगे तो वो आपको इस तरीके कुछ डिस्काउंट देगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये है कि जब कभी भी सप्लायर्स ही देते हैं ये बेसिकली, जब कभी भी आप उसके पास प्रोडक्ट खरीदने जाओगे और हमेशा से उसके रेगुलर कस्टमर बनते जाओगे तो वो आपको एक ट्रेड डिस्काउंट देगा कि हमेशा से ये मेरे पास से आके प्रोडक्ट खरीदता है, तो ओके आई शुड गिव हिम अ डिस्काउंट कि ये हमेशा मेरे पास बने रहे अपना गुडविल बढ़ाने के लिए, ओके। सो नेक्स्ट चीज़ जो आता है, नेक्स्ट डिस्काउंट जो होता है नेक्स्ट प्रकार का, जो कि है वॉल्यूम डिस्काउंट। ये टोटली जो है वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा रिटेल स्टोर्स में भी ऐसा होता है कि जब आप दुकान में जाते हैं और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ परचेज करते हैं तब आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है कि कई कई बड़े बड़े मॉल्स में होता है कि इतनी की शॉपिंग पे इतना फ्री, 1000 कम परचेज़ करो तो उसके साथ एक फ्री, 1000 का परचेज़ करोगे तो 10% ऑफ, ऐसा कुछ का डिस्काउंट मिलता है। तो इसी तरीके से सप्लायर्स भी डिस्काउंट देते हैं अपने रिटेलर्स को। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट तब मिला जाता है जब आपका गुडविल अच्छा, आप पेमेंट टाइम पे कर देते हो। टाइम पे पेमेंट अगर आपकी हो जाती है डेप्थ में, क्योंकि बहुत लोग रिटेलर्स काफ़ी सारे होते हैं जो डेप्थ में प्रोडक्ट लेते हैं। अब क्योंकि डेप्थ में लिया है तो फिर वो वापस करना पड़ेगा, तो टाइम टू टाइम आप पेमेंट्स अगर करते जाते हैं अपने डेप्थ्स की तो कैश डिस्काउंट्स भी काफ़ी सारे सप्लायर्स देते हैं। नेक्स्ट आता है ऑफ सीज़न डिस्काउंट। ऑफ सीज़न मतलब गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो गर्मी के मौसम में आइसक्रीम्स उतनी बिकेंगी नहीं, वैसे ही स्वेटर्स उतने बिकेंगे नहीं, तो अगर आप वो चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको उस चीज़ का डिस्काउंट मिलेगा कि भाई मैं खरीद रहा हूँ, अभी तो सीज़न भी नहीं है इस चीज़ का, तो मेरे को इस चीज़ का थोड़ा सा डिस्काउंट दो। ये एक चीज़ होता है ऑफ सीज़न डिस्काउंट का मतलब। नेक्स्ट आता है प्रमोशनल डिस्काउंट। प्रमोशनल डिस्काउंट का मतलब भी यही होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं ना अपने दुकान में उस पर्टिकुलर सप्लायर के प्रोडक्ट्स को अच्छा स्पेस देंगे, प्रीमियम स्पेस देंगे जहाँ पर वो प्रोडक्ट ईजिली विजिबल हो, ठीक है। ऐसा स्पेस जहाँ पर किसी भी कस्टमर की नज़र ईजिली चले जाए उस जगह को देंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा परचेज होती होगी, जिस जगह पर, जिस कॉर्नर पे शॉप की जिस भी जगह पे वो स्पेस देगा। जैसे शेल्फ्स होते हैं, शेल्फ्स में प्रोडक्ट रखे होते हैं तो जो सामने रखा वो आपको जल्दी दिखेगा एज़ कम्पेयर टू जो थोड़ा कोने में या थोड़ा पीछे रखा है, तो वो प्रीमियम स्पेस खरीदने के लिए कुछ कुछ सप्लायर्स जो होते हैं डिस्काउंट देते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिंग परचेज। एग्जीक्यूटिंग परचेज का मतलब ये होता है कि आपने फाइनली डिसाइड कर लिया, इतने सारे आपके पास सप्लायर है, लिस्ट ऑफ सप्लायर्स, उस लिस्ट ऑफ सप्लायर्स में से आप बेस्ट सप्लायर को चूज़ करोगे और उसके पास से परचेज करोगे, तो वो आएगा हमारा एग्जीक्यूट परचेज में कि आपने परचेज जो एग्जीक्यूट फाइनली कर ली है। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। वेयर हाउसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग मतलब अब जब आप प्रोडक्ट खरीद कर ला चुके हो तो आपको कहीं ना कहीं उस मर्चेंडाइज को स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए आपको वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, एक स्टोरेज एरिया की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर आप सारे प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखोगे, ओके। सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मर्चेंडाइजिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्चेंडाइजिंग। टॉपिक का मतलब ये है मर्चेंडाइजिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्चेंडाइजिंग, मतलब कि मर्चेंडाइजिंग क्या है पहली बात तो, और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है उसके, ठीक है। तो स्टॉक को अगर हमको मेंटेन करना है ना, तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए हमको काफ़ी तरीके के गुड्स होते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी तरीके के गुड्स में आप स्टॉक को मेंटेन किस तरीके से कर रहे हो, किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो, मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए और जो मेन गुड्स है वो मेन गुड के साथ आपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रख दिए। सामने वाला बंदा इसको खरीदा तो सोचेगा इसको भी खरीद लेता हूँ करके, तो इस चीज़ को हम क्रॉस मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं। अब देखो मर्चेंडाइजिंग हमको किस तरीके से अब करने रहती है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है मर्चेंडाइजिंग का वो देखते हैं कि पहली बात तो सबसे पहले डाइवर्सिटी हो हमारी मर्चेंडाइज में। मर्चेंडाइज में अगर डाइवर्सिटी होगी मतलब ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे आपके पास, तो फिर तभी लोगों को पसंद आएगा कि इसके पास ज़्यादा रेंजेस हैं तो फिर ओके लेट अस सी कि इसके पास ऑब्वियसली सारे प्रोडक्ट्स होंगे, अब वो सोच के आएंगे, ठीक है। मर्चेंडाइजिंग शुड बी वेरीड बाई मीटिंग दी चेंजिंग इन फैशन एंड मार्केट्स। मर्चेंडाइज जो है हमारा वो इस तरीके से होना चाहिए कि मार्केट में जो अभी फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। जो फैशन ट्रेंड अभी चल रहा है वो प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए, जब वो ट्रेंड खत्म हो जाएगा कोई नया ट्रेंड आएगा तो हमारे पास नए ट्रेंड के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है मर्चेंडाइज मैनेजमेंट का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है सप्लायर्स कैपेसिटी टू सप्लाई इन टाइम। तो सप्लायर्स की कैपेसिटी जो है, सप्लायर्स के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सारे गुड्स को आपको टाइम टू टाइम ला के दे सकें, तभी आपके स्टोर में प्रोडक्ट्स हमेशा रहेंगे, आपके पास कभी भी प्रोडक्ट्स की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। ऑल ओवर द ईयर आपके पास प्रोडक्ट्स रहेंगे। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्ट्स तो लेके आ गए लेकिन रखोगे कहाँ, आपको वेयर हाउसिंग पर भी ध्यान रहना पड़ेगा, क्योंकि वेयर हाउसिंग जब तक नहीं होगी तो आप जो प्रोडक्ट्स लेके आएंगे वो आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको उतने ही प्रोडक्ट्स लेके आने जो आप वेयर हाउस में स्टोर करके रख पाओ, ओके। सो नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो है वो मर्चेंडाइज मैनेजमेंट। अब मर्चेंडाइज मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, मर्चेंडाइज मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको लेके आने हैं, राइट प्रोडक्ट लेके आना है। पहले तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट भी वही लेके आना है जो बिके, और सही जगह पे वो प्रोडक्ट को बेचना। ठीक है, सही टाइम पे वो प्रोडक्ट को लेके आना, ऐसा नहीं कि उस चीज़ का ट्रेंड खत्म हो गया तब आप उसको दुकान में लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर आता है राइट प्राइस। राइट प्राइस का मतलब आप सही दाम पे दे रहे हो कि लगे कि हाँ ओके जेन्युइन प्राइस है। बट इसके अंदर कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं। कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स ये हैं कि सबसे पहला तो आ जाता है बजटरी कंस्ट्रेंट। अब बजटरी कंस्ट्रेंट मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्ट्स तो खरीद के लेके आ जाओगे, लेकिन आपके पास बजट बजट कितना है? ठीक है, राइट क्वालिटी तो आप लेके आ जा रहे हो, ठीक है, बट आपके पास बजट ही नहीं है कि आप ढंग के ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेकर आ पाओ। अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होंगे तो फिर आप सून एज पॉसिबल आप स्टॉक से रन आउट हो गए, रनिंग आउट ऑफ स्टॉक होगा, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, तो उससे बचना पड़ता है। अगर आपके पास चलो फिर भी थोड़ा बहुत बजट आपने प्रोडक्ट्स को लेके आ गए, तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट ये है कि सेलिंग स्पेस नहीं है। सेलिंग स्पेस मतलब आपके पास उतना जगह ही नहीं है दुकान में कि आप उस सामान को लाकर रख पाओ। आपने खरीद तो लिया बट रखोगे नहीं, रख ही नहीं पाओगे, तो फिर उसको दिखाओगे किस तरीके से कस्टमर्स को? नेक्स्ट कंस्ट्रेंट आता है टर्न ओवर कंस्ट्रेंट। इसका मतलब ये होता है कि वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करो जो कि बिके, वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करो जो कि बिके। जो नहीं बिकेगा वो प्रोडक्ट अगर तुम लेके आओगे, अगर दुकान में रखोगे और कोई खरीदेगा नहीं उसको, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या होगा? तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा और उल्टा लॉस होगा कि किसी ने खरीदा नहीं और मैं लेके आ गया, उसमें मेरा पैसा लग गया करके। यहाँ पे एक फॉर्मूला था इफेक्टिव सेल्स का। तो इफेक्टिव सेल्स इनकम माइनस परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू टर्नओवर। तो ये टर्नओवर हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंस्ट्रेंट। अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंस्ट्रेंट क्या होता है? हमारा शॉप का लोकेशन जो है ना वो किसी को ये भी ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। हमारा जो स्टोर है वो एक प्राइम लोकेशन पे होना चाहिए, किसी कॉलोनी या फिर किसी सोसाइटी के आसपास होना चाहिए, ताकि जो भी आसपास के लोग हैं वो हमारे स्टोर से आके परचेज करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेंडर रिटेलिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, और टाइप्स ऑफ सप्लायर बेसिकली। ठीक है, हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं और हमारा सप्लाई चेन होने क्या वाला है। तो सबसे पहले सब टाइप्स ऑफ सप्लायर दे रखते हैं। सबसे पहले आ जाता है एजेंट। एजेंट मतलब वही होगा, काफ़ी सारे एजेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो प्रोडक्ट्स ला कर देते होंगे। ठीक है, काफ़ी सारे एजेंट्स अपना शॉप खोल के रखते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट्स ला कर देंगे करके। नेक्स्ट आ जाता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का काम ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करना बेसिकली, एंड डायरेक्टली वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग लेते हैं। जैसे बिग बाज़ार का मैंने एग्जांपल दिया था, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं, ताकि बीच में ये एजेंट्स हो गए, होलसेलर हो गए, इन सब चीज़ का, इन सब लोगों का बेसिकली मार्केट खा सके और उनका प्रॉफिट जो है वो खुद ले सके, उनका कमीशन को काट सके बेसिकली। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे होलसेलर। अब होलसेलर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद कर लाकर अपने स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं, एंड देन फिर जब स्टोर कर करके प्रोडक्ट रखते जाते हैं ह्यूज क्वांटिटी में, एंड जब रिटेलर्स आते हैं तो वो रिटेलर्स जो है इनके पास से प्रोडक्ट्स को लेते हैं। ठीक है, इनके पास से प्रोडक्ट्स को लेते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में, और फिर मर्चेंडाइजिंग करके अपने शॉप पर रखते हैं और बेचते हैं। और बाकी तरीके के भी रिटेलर्स मतलब आप जैसे कोई गांव वाले इलाके में हो, तो गांव वाले इलाके में भी हो सकता है हो आसपास कोई होलसेलर ना हो, तो आप थोड़े से पास वाले जगह पे जाकर किसी और रिटेलर से अपने सामान को खरीद कर लेके आओगे। तो अदर रिटेलर्स भी होते हैं जहाँ से हम सामान खरीद के लेके आते हैं। ये मैंने पॉइंट छोड़ दिया था गवर्नमेंट बॉडीज़। अब गवर्नमेंट बॉडीज़ कैसे आती हैं पूछने का चीज़ है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ कैसे आ सकती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ कौन से प्रोडक्ट्स बेचती हैं? तो वो प्रोडक्ट्स बेचती हैं। अब देखो, अगर हम बड़े लेवल की बात करें, हम बड़े लेवल में जाएँ, बड़े लेवल के मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अपने मशीन्स को रन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, मशीन्स को रन करने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट से खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट भी जो हो गया एक तरीके का उस टाइम सप्लायर ही होगा तुम्हारे लिए, कि सप्लाई कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, कई बार गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है वाटर भी सप्लाई करती है उसी तरीके से। और एक और एग्जांपल लेते हैं कि गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ कई स्टील भी होती है, स्टील हो गए, कोल हो गए, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू जो होते हैं, ये सारी चीज़ें भी कभी कभी जो होती है गवर्नमेंट बॉडीज़, जैसे कोल के लिए SCCL वगैरह आपने सुना होगा, ये सारी जो है प्राइवेट कंपनीज़ को अपने कोल या फिर स्टील देती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को और मैन्युफैक्चर कर सकें। ओके, एज अ फ्यूल, या फिर स्टील को तो फिर और भी काफ़ी सारे काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो ये था कि किस तरीके से गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हमारे लिए एक सप्लायर है। तो ये 5 टाइप के हमारे पास सप्लायर्स थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि था टॉपिक में ही था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग, अब प्लानिंग करनी पड़ती है सबसे पहले। प्लानिंग में क्या होता है कि बिजनेस में हमने पहले पढ़ा था, ये 12th क्लास में भी, ये बेसिकली हर जगह ये चेन जो ही यूज़ होती है। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बेसिकली सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग के अंदर ये होता है कि आप प्लान करेंगे कि आपके पास बजट कितना है। ठीक है, आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, कहाँ से उस प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा, आप ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से करेंगे, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी चूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लानिंग के अंडर आ जाती हैं। अब नेक्स्ट, प्लान तो कर लिया, ना ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब वही कि हम सिलेक्ट करेंगे ये जो हमारे
सप्लायर है, यहाँ यहाँ से हमको प्रोडक्ट खरीदना है, यहाँ यहाँ वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनसे हमको ट्रांसपोर्ट करना है प्रोडक्ट को, और इन्हीं से हमको प्रोडक्ट्स लेने हैं। ठीक है, देन ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया, अपने बजट के हिसाब से हमने देख लिया ये यहाँ यहाँ से हमको प्रोडक्ट मिलेंगे, वो कर लिया हमने। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारा डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग मतलब ये होता है कि अब हमने सोच तो लिया हमने ऐसे ऐसे करना है, और ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली। डायरेक्टिंग में हम ये करेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमको खरीदने थे उसको हम डायरेक्ट करेंगे कि ठीक है ये प्रोडक्ट्स सही से आ रहे हैं कि नहीं है, सही जगह से आ रहे हैं कि नहीं है। एक जो डायरेक्टर्स हैं वो सारी चीज़ को देखेंगे कि सही से हो रहा है कि नहीं, और गाइड करेंगे कि सही से हो रहा है कि नहीं कर रहा है। डायरेक्ट करेंगे बेसिकली कि इस तरीके से काम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब जो बाई करते वक्त जो मैनेजर है उसको काफ़ी लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है, अपने स्टॉक मैनेजमेंट से बात करना पड़ता है, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करना पड़ता है, अपने सेल्स डिपार्टमेंट से बात करना पड़ता है कि कितनी सेल्स हुई है वो बता सकेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा कि ओके प्रोडक्शन के लिए हमको ये सामान चाहिए, तो वो भी हो गया। तो काफ़ी सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन जो होता है ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। कोई भी चीज़ की मैनेजमेंट करनी हो, अगर आपको पूछा जाएगा कि विच इज़ कॉल्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 12th में भी एक बार पूछा था बोर्ड के पेपर में। तो कोऑर्डिनेटिंग जो होता है उसको हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग जो होता है, फाइनली ये चीज़ देखना कि जो भी हमने प्लान किया था, ऑर्गेनाइज किया है, अब सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अंडर कंट्रोल है या नहीं है। नहीं है तो उसको कंट्रोल करना है बेसिकली। सो ये चीज़ आती है हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे अंदर आ जाता है, वो है श्रिंकेज। अब श्रिंकेज का क्या होता है? श्रिंकेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो कुछ भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी नहीं क्वांटिटी सॉरी, जो है कम हो जाना। किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाना, मतलब आपने खरीदने के टाइम प्लानिंग करके रखी थी हमको इतना टन माल लेके आना है, बट एट द एंड जब आप उसको स्टोर तक लेकर आते हैं उसमें श्रिंकेज हो जाती है। अब श्रिंकेज बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी रिटेलर के लिए, क्योंकि आपकी प्रॉफिट में रिडक्शन लेकर आ जाती है। क्योंकि आपने उसके लिए पैसा तो दे दिया था, सामान खरीद लिया था, बट आप उसको बेच नहीं पा रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली वो आपके लिए लॉस है। तो श्रिंकेज जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे रिटेलर्स के लिए। अब ये होती किस किस वजह से है? सबसे पहला रीज़न तो आ जाता है इन ट्रांजिट। अब इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, तो वहाँ तक पहुँचने के बीच में अगर प्रोडक्ट जो है डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहे हो, तो आपको लॉस हो गया उस चीज़ का, डैमेज हो जाना बेसिकली। नेक्स्ट आता है थेफ्ट। आपने स्टोर करके रखा था किसी भी प्रोडक्ट को और वो थेफ्ट हो गया, मतलब चोरी हो गया, किसी भी तरीके से चोरी हो गया, तो भी आपका नुकसान है। और स्टोर में भी कई कई एम्प्लॉयज़ ही होते हैं जो चोरी कर जाते हैं, या फिर कई सारे आपके कस्टमर होते हैं, आपका ध्यान भटका के चुपके से कुछ सामान उठा के ले गए, थेफ्ट हो गया, तो वो भी आपका नुकसान है। फायर फायर मतलब आग वाग लग गई, अगर आपके कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई या फिर फायर ही लग गया, तो फिर पूरा सामान जल जाएगा। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा के रखा तो आपको नुकसान हो गया, उसकी वजह से स्टॉक में रिडक्शन आ गई, तो वही फायर की वजह से भी होता है। नेक्स्ट हो गया डैमेज। अब डैमेज में ये होता है कि इन ट्रांजिट के थ्रू हो सकता है, थेफ्ट में भी हो सकता है, फायर में भी हो सकता है। आपकी एम्प्लॉय से ही गलती हो गई, आपका एम्प्लॉय प्रोडक्ट को लेकर जा रहा होगा, उसने गिरा दिया तो डैमेज हो गया। तो ये भी एक चीज़ है कि इस तरीके से श्रिंकेज होती है। श्रिंकेज मतलब बेसिकली ये होता है स्टॉक में रिडक्शन आ जाना किसी भी वजह से। ठीक है, सो इसके लिए हम प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब इसको हम इस चीज़ मतलब श्रिंकेज ना हो उसके लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं? उसके लिए हम एक एग्रीमेंट ट्रांसपोर्टेशन वाले के साथ कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट इतना है तो ये इतना ही आना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम ज़्यादा हुआ तो फिर तुमको देखना पड़ेगा, तो इसके बारे में एग्रीमेंट कर लो। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी बेसिकली चूज़ करो, और अपने हर एक प्रोडक्ट की बेसिकली इंश्योरेंस करा कर रखो, ताकि अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर आपके पास इंश्योरेंस हो, आपको कवर अप मिल जाए उस चीज़ का। ठीक। नेक्स्ट आता है रिटेलिंग, प्राइसिंग और ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सो रिटेलिंग प्राइसिंग अब क्या होता है? रिटेलिंग प्राइस, ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है रिटेलिंग प्राइस, ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोच। अब रिटेलिंग प्राइस की हमारी ऑब्जेक्टिव्स और अप्रोचेस के बारे में, तो अप्रोचेस क्या क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो रिटेलर्स जो हैं उनको हमेशा से प्राइस सेंसिटिविटी कस्टमर्स की समझनी पड़ती है। अगर आपको प्राइस सेंसिटिविटी पता होगी कस्टमर्स की, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, और उतना अच्छा ही बेच, उस हिसाब से ये आप बेचोगे और अच्छा बेच पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है इसके अंदर वो ये है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो उसका जो नीड है वो पूरा होना चाहिए उस प्रोडक्ट से। मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट को ले रहे हो, जैसे एप्पल ले रहे हो, तो उसका रेट हाई होता है क्योंकि उस मर्चेंडाइज की वैल्यू भी वैसी होती है, वो ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉइड, ऐसा लोग बोलते हैं बट ऐसा है नहीं। हाई प्राइस मतलब प्राइस इक्वल्स टू वैल्यू, जो वैल्यू उससे मिलने वाली है उस प्रोडक्ट से वो इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्राइस रेंज ऑफ मर्चेंडाइज। प्राइस रेंज मतलब आपको रेंज रखनी चाहिए कि इस रेंज से इस रेंज, मतलब एक लोअर रेंज से लेकर हायर रेंज तक हमारे पास वेरिएंट्स हैं इस प्रोडक्ट्स के, बेसिकली वो। और उसके बाद सेट बेस्ट प्राइस, जो भी बेस्ट प्राइस है वो आपको रखनी चाहिए। जो भी आपको लगे, आपको खुद एज अ कंज्यूमर सोचना चाहिए कि इस प्रोडक्ट का ये प्राइस होगा तभी मैं इसको खरीदूंगा, इससे ज़्यादा होगा तो मैं नहीं खरीदूंगा, और इससे कम में तो फिर खुद को नुकसान है, तो क्यों ही वो करोगे। सो बेस्ट प्राइस को सिलेक्ट करना है।
अब प्राइसिंग टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये 2 फैक्टर्स से हमारी इन्फ्लुएंस होती है, तो उस फैक्टर्स को हम अगर ध्यान में रखेंगे तो उस हिसाब से हम प्राइसिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन एट विच गुड्स आर सोल्ड। सबसे पहले तो प्रॉफिट मार्जिन, जिस मार्जिन से हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, अगर हमारे पास 20 रुपीज़ का सामान है उसको हम 25 पे बेच रहे हैं तो 5 रुपीज़ का मार्जिन हो गया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो वो मार्जिन को हमको ध्यान में रखना है। तो जो दूसरी चीज़ है वो कॉस्ट इन्वॉल्व इन द सेलिंग, मतलब अब तक हमको कॉस्ट कितनी आ गई थी उसमें, मतलब अब तक हमको टोटल कॉस्ट जो है, सपोज गुड्स जो था उसका बेसिक प्राइस जो था 20 रुपीज़ हुआ, मतलब हमको लाने ले जाने तक में पूरा खर्चा जो अब तक को आया वो 20 का था। तो अब 5 रुपीज़ वो जो होगा मार्जिन हो गई, तो वही हमारा जो होगा प्रॉफिट मार्जिन उस तरीके से होगा, हम उस तरीके से प्राइस को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर और इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि प्राइस स्ट्रैटेजी में चेंजेस लेकर आते हैं, हमको मजबूर करते हैं कि हम उस प्राइस को चेंज करें, मतलब ठीक है। सो कस्टमर सेगमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं सबसे पहले, उससे हमको पता चलेगा कि कस्टमर अगर हम सेगमेंट करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है कस्टमर जी, सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि कस्टमर ही अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो हमको उस वजह से प्राइस को फ्लक्चुएट करना पड़ता है ताकि शायद कस्टमर को कोई पर्टिकुलर प्राइस ज़्यादा पसंद आ जाए, उस प्राइस पर वो खरीदने के लिए रेडी हो जाए। तो सबसे पहले आ जाता है कस्टमर सेगमेंट। अब कस्टमर सेगमेंट के अंदर भी 5 पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। कुछ कस्टमर होते हैं जो इकोनॉमिकली सोचते हैं, इकोनॉमिकली सोचने वाले कस्टमर्स वो होते हैं जो चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके, वो इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स खरीदने के ऊपर ध्यान देते हैं कि सस्ते प्रोडक्ट्स ही हम खरीदेंगे वरना नहीं खरीदेंगे, ठीक है। कुछ कस्टमर होते हैं जो कि इमेज ओरिएंटेड होते हैं, इन इमेज ओरिएंटेड वाले को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है प्राइसेस से, अगर आपकी वो इमेज को देखते हैं कि ब्रांड की इमेज कितनी अच्छी है, अगर ब्रांड अच्छा है तो फिर वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ ऐसे होते हैं जो कि कन्वीनियंस ओरिएंटेड होते हैं। कन्वीनियंस ओरिएंटेड मतलब जो थोड़े आलसी टाइप के होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे स्टोर जो है पास में ही हो, पास में होगा तो चल जाएगा, हम थोड़ा 2 रुपये ज़्यादा दे देंगे लेकिन दूर वाले दुकान में नहीं जाएंगे। सो होते हैं कन्वीनियंस ओरिएंटेड वाले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जो कि वैरायटी ओरिएंटेड। जैसे लड़कियां हो गई, इनको भाई ह्यूज वैरायटी चाहिए होती है, एक ही कलर के उनको 5-5 10-10 शेड्स चाहिए होते हैं, तो ये होते हैं वैरायटी ओरिएंटेड, जिनको वैरायटी ज़्यादा चाहिए रहती है। प्राइस को मतलब ठीक ठाक ध्यान में रखते हैं बट इनको वैरायटी चाहिए रहती है, किसी भी प्रोडक्ट की ह्यूज वैरायटी चाहिए होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉयल्टी ओरिएंटेड। अब ये वो बंदे हैं जो कि हमारे साथ तो लॉयल रहते हैं, ठीक है, और ये बेस्ट कस्टमर भी कहलाएंगे। बट लॉयल्टी ओरिएंटेड तो ठीक है, बट इनका ये होता है ध्यान में कि हम इनके साथ लॉयल है तो रिटेलर भी हमारे साथ लॉयल है। लॉयल कैसे रहेगा कि हमको डिस्काउंट दे क्योंकि हम लॉयल कस्टमर हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो एक फैक्टर आ जाता है वो आते हैं सप्लायर। अब सप्लायर का क्या है, सप्लायर्स जितने भी होते हैं वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो हमको प्रोडक्ट कितने में दे रहे हैं। अगर वो सस्ते में दे पा रहे हैं तभी तो हम प्राइस को ऊपर नीचे करके अपना प्रॉफिट मार्जिन, मतलब अगर वो ज़्यादा में दे रहे हैं तो हमको प्रॉफिट मार्जिन कम पड़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन तो अपने को चाहिए, भले ही कम मिले या ना मिले। कई बार लोग प्रोडक्ट्स को ज़ीरो मार्जिन पे बेचते हैं या फिर कभी कभी नुकसान पे भी बेचते हैं। तो बेसिकली सप्लायर्स जो हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि हमारी प्राइसिंग क्या होने वाली है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके वो जितना प्राइस पे बेचते हैं आपको भी उसी प्राइस पे बेचना पड़ता है। अगर उससे ज़्यादा पे बेचोगे तो फिर ऑब्वियसली आपको नुकसान है, और कम पे बेचोगे तो नहीं बेच पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी खुद भी ध्यान में रखते हैं कि दूसरा कॉम्पिटिटर कम प्राइस पे ना दे पाए, तो वो भी मिनिमम लगता अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं तभी वो बेच पाते हैं। नेक्स्ट आता था गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें कि गवर्नमेंट का ये है कि कुछ टैक्स पॉलिसी लेके आ गए, ठीक है, नई टैक्स ले आए, तो उसकी वजह से हमारे प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कुछ एक प्राइसेस के फॉर्म दिए हैं, ठीक है। सबसे पहला था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर बेचना अलग अलग को, ये बेसिकली गलत माना जाता है, इसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सेम प्रोडक्ट है उस पर आप दूसरे लोग हर किसी को अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हो तो वो गलत चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वर्टिकल प्राइसिंग। वर्टिकल प्राइसिंग ये होता है कि प्राइसेस फिक्स हो जाते हैं मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स और होलसेलर, मतलब हर कोई मैन्युफैक्चरर हो गया वो अपने प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है। देन आता है रिटेलर, वो अपने प्राइस पे अलग बेच रहा है, और होलसेलर जो है वो अपने अलग प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल मतलब लाइन से जो है जो प्राइसेस हैं वो सब अपने हिसाब से फिक्स करते जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्राइसिंग मतलब जितने भी रिटेलर्स हैं, सारे के सारे रिटेलर्स हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया पहले ही कि हम इतने ही प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है। जैसे सब्जी मंडीज़ में आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, सारे के सारे एक साथ अपना कर लेते हैं कि भाई इसी दाम पे बेचेंगे, इससे कम पे नहीं बेचेंगे ताकि हमको प्रॉफिट हो सके, विच इज़ ऑल्सो इलीगल। ये भी नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्राइसिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को फिर, क्योंकि इससे नुकसान होगा ना, क्योंकि कस्टमर को वही पैसा पे करना है अल्टीमेटली, तो ये भी गलत चीज़ है। नेक्स्ट आता है प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग मतलब होता है कि किसी भी आप जो प्रोडक्ट है, ये भी बेसिकली ये चीज़ भी जो है इलीगल है, ठीक है। प्रेडेटरी प्राइस मतलब जो भी मर्चेंडाइज है उसको आप कंपटीशन के लिए, ठीक है, आप उसके प्राइसेस चेंज कर दे रहे हो,
जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आपका लोकेशन है ऐसा कि आप वो काफ़ी दूर से लेके आ रहे हैं तब उस चीज़ में ठीक है कि क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट और उसमें लग जाते हैं, तब उसमें प्राइस में आप बेचना तो चल जाएगा। लेकिन आपको कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा करके नहीं बेचना है। अगर आप जैसे मोनोपोली कहीं के पास आ जाती है तो मोनोपोली होने पर जैसे क्या करते हैं वो ज़्यादा दाम पे बेचने लगते हैं, वो भी इलीगल है। मतलब आपको प्रेडेटर बना रहे हैं, आपको शिकार कर रहे हैं कि आपसे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं और फिर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो भी चीज़ जो है गलत होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड ऑफ सेटिंग रिटेल प्राइसेस। अब क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास प्राइस सेट करने के, ठीक है, किस किस टाइप्स के बेसिकली प्राइसेस होते हैं। तो सबसे पहले आता है एवरीडे लो प्राइस, जो कि बिग बाज़ार करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है बिग बाज़ार। तो एवरीडे लो प्राइसेस, इनका भरोसा ये है कि हम हर दिन प्रोडक्ट्स को लो प्राइसेस पे भेजेंगे, एवरीडे डिस्काउंट पे। एड्स भी ये बिग बाज़ार इसी तरीके के दिखाता है, ठीक है। वो इसीलिए करता है ताकि अपने मतलब पहले इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ELDP, एवरीडे लो प्राइस, लेस रिडक्शन ऑन प्राइस, ठीक है। अब प्राइस तुमको और ज़्यादा कम करनी नहीं है, तुम ऑलरेडी डिस्काउंट में दे रहे हो, उसमें और क्या ही कम करोगे, ठीक है। और तुमको compete करने के लिए तुमने क्योंकि कम प्राइस पे बेच रहे हो तो ऑब्वियसली तुम अच्छा खासा कंपटीशन सेट कर लो, बाकी शायद वो स्टैंडर्ड मैच ना कर पाए। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस इससे ये हो जाएगी कि काफ़ी ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे और प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, तो आपका प्रॉफिट जितना हो पाएगा तो आप कस्टमर सर्विस पे भी काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से बिक रहे हैं, और अच्छे से बिक रहे हैं तो तुम न्यू प्रोडक्ट्स को रिन्यू करने के लिए वापस से जा सकते हो। नेक्स्ट, रिड्यूस एडवर्टाइजिंग। इसके लिए एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा है कि जहाँ पर प्राइस कम मिला वहाँ पर बस भीड़ इकट्ठी हो जानी है। तो यही होता है एवरीडे लो प्राइस का फ़ायदा। अब कई बार बिग बाज़ार लो प्राइसेस इसलिए रखता है बेसिकली ताकि उसके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो उतने सस्ते नहीं होते हैं, बट क्योंकि स्टोर पर उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली है कम प्राइस के नाम पे, तो अब वो कोशिश करेंगे कि वो उन लोगों को प्रोडक्ट बेच सकें, वो प्रोडक्ट्स बेच सकें जिस पे प्रॉफिट मार्जिन है, उनका अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, उन प्रोडक्ट्स को बेच सकें। कई बार ये बिग बाज़ार मतलब लॉस लीडर्स वगैरह ये सब हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, बट मैं एक्सप्लेन कर दिया मैंने तभी भी। नेक्स्ट आता है हाई टू लो प्राइसिंग। अब हाई टू लो प्राइसिंग में क्या होता है, ठीक है, सेलिंग गुड्स एट हायर प्राइस एट अर्ली स्टेजेस आफ्टर द प्रोडक्ट लॉन्चेस। मतलब कि जब प्रोडक्ट नया नया लॉन्च हुआ है तो उसको हायर प्राइस हम सेट करके रखेंगे। अभी अभी नया प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की हाइप है तो हम इसका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसका ट्रेंड जाते जाएगा तो हम इसका प्राइस जो है कम करते जाएंगे, ठीक है, जो कि ओरिजिनल प्राइस के पास ले आएंगे। ओरिजिनल प्राइस से हम हाई प्राइस सेट करते हैं स्टार्टिंग में ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है कि सेम मर्चेंडाइज था, सेम प्रोडक्ट था, बट उसको हमने दो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे भेजा। पहले ज़्यादा पे बेचा, फिर उसके बाद कम पे बेच दिया जब ट्रेंड गया तो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एंथुसियाज्म इज क्रिएटेड। एंथुसियाज्म मतलब कि लोगों में जोश आया कि भाई हमने अच्छा प्रोडक्ट हाई प्रोडक्ट खरीदा जिसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड था, उस चीज़ को प्रोडक्ट खरीदा तो लोग एंथुसियास्ट होते हैं उस वजह से, ठीक है। अब इसके बाद इमेज ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट। अब जब भी किसी भी प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा होता है ना तो लोगों के ध्यान में ये आ जाता है कि पक्का ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की है, तभी इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो एक तुमने उन लोगों के दिमाग में ये हाइप डाल दी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो एक वो क्वालिटी का वो आ जाता है। तो ये सारी बेनिफिट्स थी हाई टू लो प्राइस की। नेक्स्ट आ जाता है लॉस लीडर्स, जो अभी मैं बात कर रहा था कि कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं कि वो फास्ट सेलिंग गुड्स जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पे बेचते हैं। जैसे बिग बाज़ार है, वो आटा दाल चावल हो गया, इन सब का दाम जो है काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस पे रखता है, इवन बेस प्राइस पे रखता है, जितने पे वो खरीद के लेके आया उतने पे बेचता है, या फिर कई बार तो उससे भी कम कर देता है, ताकि जब कस्टमर सारे उसके पास गैदर हो जाए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाए, तब वो अपने सेल्स पर्सन के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को मतलब उन जितने भी कस्टमर्स हैं उनको डाइवर्ट कर सके उन प्रोडक्ट्स की तरफ जिन पर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि अगर तो तुम इसमें सक्सेसफुल हो पाए तब तो ठीक है, बट अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए ना तो वो बैक फायर भी कर सकता है, तुमको ही लॉस में लेके आ जाएगा, ठीक है। अब बिग बाज़ार का जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि ये डेली प्रोडक्ट्स को जो है कम दाम पे बेचते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है ये प्राइस स्कीमिंग। अब प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, इनिशियल मर्च आर सोल्ड एट लोअर प्राइस एंड देन द प्राइसेस आर इंक्रीज्ड। हाई लो प्राइस की तरह है बट उसका वाइस वर्सा बोल सकते हैं हम, कि इनिशियली जब प्रोडक्ट आया है तो उसको कम प्राइस पे बेचेंगे एंड देन धीरे धीरे उसकी प्राइसेस जो बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर कोई ब्रांड नया नया मार्केट में उतर रहा है, अगर उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ज़्यादा गुडविल नहीं है, तो उसके प्रोडक्ट को कोई क्यों खरीदेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि प्राइस को कम पे रखना भी, जैसे जैसे लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे तब हम इसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ा देंगे, जैसे जैसे इसकी डिमांड आएगी। जैसे जियो ने किया हमारे साथ, पहले फ्री में नेट दिया, फिर 100 रुपये किया, फिर 300 रुपये किया और अब 550 रुपये कर दिया। अच्छा, तो वही चीज़ है प्राइस स्कीमिंग। सो नेक्स्ट इज प्राइस लाइनिंग। अब प्राइस लाइनिंग ये है कि जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है, एग्जांपल देखते ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऑड ऑड अलग अलग अटपटे से प्राइस देना जिसपे जितने पैसे हो ही ना, मतलब
100 रुपये तो सबके पास होते हैं, लेकिन 99.50 रुपीज़ किसके पास होते हैं? नहीं होता भाई, 50 पैसा आज के टाइम पे किसी के पास नहीं होता। तो ऐसे प्राइस रखना ताकि इस पर आपको प्रॉफिट हो सके। अब यहाँ पर उस रिटेलर को 0.50 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा, 50 पैसा का फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे जब धीरे धीरे ये इकट्ठा होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बाद में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। अगर कोई अच्छे प्रोडक्ट बिक रही है तो ऑब्वियसली इन पर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दिखने में ये लग रही है कम, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइकोलॉजिक प्राइसिंग। साइकोलॉजिक प्राइसिंग मतलब इस तरीके की प्राइसिंग सेट करना जिससे जिससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी प्राइसिंग से प्रोडक्ट की पड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। यहाँ पर टोटल 9 हम नोट डाउन करके रखें। सो सबसे पहले प्रेस्टीज प्राइसिंग। अब प्रेस्टीज प्राइसिंग क्या होता है? प्रेस्टीज प्राइसिंग इस तरीके का प्राइस सेट करना कि लोगों को लगे ओके प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसकी प्राइसिंग तो ऑब्वियसली हाई होने वाली है। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइप का माइंड सेट कर देना, जैसे वन प्लस ने किया था, एप्पल इन सब ने किया है। तो ये आ जाता है प्रेस्टीजियस के अंदर। अब ये ज़्यादा इंपैक्ट उन पे डालता है जो थोड़ा स्टैंडर्ड वाले देखते हैं ना, थोड़ा स्टैंडर्ड या कोई दिखावा करने वाले, उनके ऊपर ये थोड़ा ज़्यादा इंपैक्ट रहता है। नेक्स्ट आ जाता है रेफरेंस प्राइस। अब रेफरेंस प्राइस ये होता है कि सब लोगों को पता है कि यार इस तरीके के प्रोडक्ट के प्राइस ऐसे होंगे। जैसे चप्पल जूते हम खरीदने जा रहे हैं तो सबको पता है, एक दिमाग में होता है कि रफ इमेज होता है कि इतने प्राइसेस का कुछ होता है, तो उस हिसाब से आपको प्राइस सेट कर देने का, ठीक है। उस हिसाब का प्राइस आप सेट करेंगे तो लगेगा ओके मैंने इतने कुछ सोचा था उतने का ही पड़ा है, तो वो इजीली वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मान जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑड इवन प्राइसिंग। ऑड इवन प्राइसिंग मतलब एक अटपटा सा प्राइस सेट कर देना, जैसे मैंने पिछले में दिखाया था, ये सब सारे प्राइस हो गए अटपटे से। ये तुमको प्रॉफिट मार्जिन 50 पैसा करके थोड़ा इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट कर देते हैं इन लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट आ जाता है बंडल प्राइसिंग। अब बंडल प्राइसिंग ये होता है ना कि कोई कोई ऑफर नहीं होते, कॉम्बो पैक्स हो गए कि साबुन का सेट है जो इतने में ले लो, थोड़ा एक आध कुछ पैसे कम कर देता है, रेट कम कर देता है। या फिर कुछ ऑफर करता है कि मैगी के साथ सॉस फ्री, मैगी के साथ और कुछ फ्री, मैगी के साथ चम्मच फ्री, मैगी के साथ कटोरी फ्री। तो ये सारी चीज़ आ जाती है बंडल प्राइसिंग के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। अब ये प्रीएम्प्टिव और ये एक्सटिंक्शन प्राइस, ये दोनों थोड़े खतरनाक टाइप के हैं, क्योंकि दोनों ही ये न्यू कमर्स का ग्रोथ को काटने का कोशिश कर रहे हैं, टोटली काटने का कोशिश। मतलब ऐसा होता है कि प्रीएम्प्टिव में होता है ये कि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को ना थोड़ा कम पे ही रखेगा, स्टार्टिंग से ही बहुत कम पे रखेगा, ताकि जितने भी न्यू एंट्रेंट आए उनका मार्केट बन ही ना सके। वो कम प्राइसेस डालेंगे तो कितना ही डालेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही कम प्राइसेस पे बेच कर रखा है। तो कैसे, मतलब अभी जैसे जियो भी अगर रहता है तो उसकी वो कैसे चल रहा है, प्रीएम्प्टिव पे ही चल रहा है। अब प्रीएम्प्टिव पे चल रहा है तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि कोई खरीद ही नहीं पा रहा, मतलब नए लोग जो हैं वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके ही नहीं आ पा रहा कि मार्केट में जिसका प्राइस कम हो, तो वो न्यू एंट्रेंस वालों को आने ही नहीं देता है। नेक्स्ट एक्सटेंशन में भी वैसा ही है कि ये भी स्टार्टिंग में अपने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा कम रखेंगे ताकि वो अपने कंपटीशन को पहली बात तो मात दे सकें। जियो सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, पहले आया एकदम कम फ्री में देने लगा नेट, फिर धीरे धीरे प्राइसिंग बढ़ाई थोड़ी। मतलब पहले तो आया, पहले पूरा मार्केट का ख़त्म किया, उसके बाद प्राइसेस को इतने लो पे सेट करके रखा है कि और कोई नया आ ही ना सके, इससे कम प्राइस पे वो कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर ही ना सके, तो वो एक्सटेंशन प्राइस में है। नेक्स्ट आ जाता है परसीव्ड प्राइसिंग। अब परसीव्ड प्राइसिंग ये होती है ना कि तुम प्राइसेस को इस तरीके से सेट करोगे कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो तुमको पता है कि प्रोडक्ट हमको इतने रुपीज़ का वैल्यू जो है प्रोवाइड करने वाला है, तो तुमने समवॉट उसी के अराउंड उसकी प्राइसिंग को सेट कर दिया। दिस इज़ लाइक परसीव्ड प्राइसिंग। तुमको पहले से पता है कि ये हमको इतनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तुमने उतनी ही प्राइस सेट कर दिया। ये डिमांड ओरिएंटेड। अब डिमांड ओरिएंटेड इस तरीके का कि ये प्राइस जो है ना फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अगर डिमांड ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ा देगा, और अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर देगा ताकि डिमांड बढ़ सके लोगों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिक्स्ड वेरिएबल प्राइसिंग। अब फिक्स्ड वेरिएबल प्राइसिंग नाम से उनके पता चल रहा है फिक्स्ड। एक बार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उन्होंने प्राइस फिक्स करके रख दी कि इतना प्राइस होने वाला है, और उतना ही ऑल थ्रू द ईयर हमेशा के हमेशा वो प्रोडक्ट का प्राइस उतना ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो गाइज़ अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके से। सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन दबा दोगे तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन मिल जाएगा नई वीडियो जब भी मैं डालूंगा तब तक। और कमेंट करके बताना, कोई भी अगर डाउट होगा, क्वेश्चन होंगे तो मैं पक्का रिप्लाई करूँगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ मैं। और नेक्स्ट ये है कि शेयर कर देना अपने जितने भी दोस्त हैं, उनको भी हेल्प आउट हो सके ताकि। और एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि वही सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं तो कोर्स कंप्लीट करता हूँ, मैं आप लोग के लिए कोर्स कंप्लीट करूँगा, आप मेरा सब्सक्राइबर काउंट जो है कंप्लीट कर दो। सो या इसी वीडियो के साथ अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।